Morning students of class 7, welcome to this SST class. I am सुदीप सर. फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ. ये जो बुक्स है, जिन लोग न्यू पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या पहले नहीं देखे, ये बुक्स आपको परचेस करना है. यू हैव टू परचेस दिस बुक. देखिए ऑथर का नाम दिया है प्रीक्विस्ट इंटीग्रेटेड सोशल साइंस बुक क्लास 7. ये बुक आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये बुक आपको परचेस करना है. और इसके कंटेंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे, फिर भी बता दे रहा हूँ. कंटेंट्स में आपका देखिए हिस्ट्री में 10 चैप्टर्स है, जियोग्राफी में आपका यहाँ 4 चैप्टर दिखा रहा है, और यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर है जियोग्राफी में भी, और सिविक्स में आपका 7 चैप्टर्स है. और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट पेपर्स दिए हुए. तो एट प्रेजेंट हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रीड कर रहे थे, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आवर एनवायरनमेंट. तो मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में समझे थे कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसको जिसका मतलब है एनवायरो, जो कि होता है हमारे आसपास के इलाकों को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है. दूसरा चीज़ बोल रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट को हम लोग फिर 2 भागों में बांटते हैं, लिविंग एनवायरनमेंट एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. लिविंग मतलब जिसमें जान रहता है और जिसमें जान नहीं रहता. जैसे कि लिविंग एनवायरनमेंट में क्या आता है, आपके एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं. नॉन लिविंग में सॉयल, एयर, वाटर आ जाता है. और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड मतलब जो चीज़ इंसान बनाता है, जैसे कि रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, पार्क्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सबसे पहले अब आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे. अब इन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट को 2 भागों में बांटा है. एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे कि बताया था, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग को एबायोटिक कहते हैं और बायोटिक को लिविंग कहते हैं. बायोटिक मतलब ही होता है लिविंग थिंग्स. ठीक है, बायोटिक को हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट, एबायोटिक को हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, जिसमें वो सभी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, सॉयल, क्लाइमेट, जो कि एबायोटिक, जिसमें जान नहीं रहता, सनशाइन. ठीक है, एबायोटिक एनवायरनमेंट है. दूसरा हम लोग रिकैप में देख लेते हैं. बायोटिक एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें जो भी चीज़ें, जिसमें बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जिसमें जान रहता है, उसको हम लोग बायोटिक एनवायरनमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये एक चीज़ मैंने समझा दिया था. और ये पिक्चर भी दिया हुआ है, बहुत ही कलरफुल पिक्चर है. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है. ठीक है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में हम क्या क्या रहते हैं, ज़मीन रहता है, लिविंग थिंग्स रहता है, इंडिविजुअल हमारे फैमिली रहते हैं, कम्युनिटी रहता है, रिलीजन रहता है, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सभी अलग अलग सेक्शन से हमारे एनवायरनमेंट के भाग है. ठीक है, अब एनवायरनमेंट को इन्होंने और 4 चीज़ों में बांटा है. तो सबसे पहले इन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट, जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, जिसको हम लोग एबायोटिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, इन्होंने उसको 4 भागों में बांटा है. 4 स्पीयर्स और 4 रिसेम्बल्स बोलते हैं. स्पीयर्स मतलब होता है सर्कल या एरिया. ठीक है, कॉमनली एरिया. ये कौन कौन से स्पीयर्स होते हैं, ये देखिए. एक है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. तो हम लोग सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं. लिथोस्फीयर मतलब ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिथोस, जो कि एक रॉक्स को हम लोग लिथोस बोलते हैं. धरती का वो पोर्शन जहाँ पे सॉलिड ज़मीन है, रॉकी सरफेस है, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं. मतलब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ. ये जो धरती है, ये जो पीला पीला सेक्शन दिख रहा है, जहाँ हम रहते हैं, ज़मीन जिस पे आप लोग खड़े हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, इसको इन लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं. तो लिथोस्फीयर से हमको क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है. लिथोस्फीयर एक रॉकी सॉलिड सरफेस है, और इसके भी 2 भाग है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, एक ओशनिक क्रस्ट होता है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब होता है ये जो ज़मीन है. ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, ये अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है. तो इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जो पीला सेक्शन है. और ओशनिक क्रस्ट, ज़मीन, समुद्र के नीचे भी तो ज़मीन है, तो इसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, और इससे हमको क्या मिलता है, लिथोस्फीयर से बोल रहा, हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, और फॉसिल्स फ्यूल्स जैसे कि गैस या तेल हमको समुद्र के नीचे से या ज़मीन के नीचे से मिलता है. ठीक है, लिथोस्फीयर को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, अपर मेंटल और अपर मेंटल. ठीक है, और ये अपर मेंटल आपका जो है क्रस्ट में मिलता है. मतलब क्रस्ट के जस्ट ऊपर के सेक्शन को ही हम लोग अपर मेंटल बोलते हैं. मतलब ये क्रस्ट हो गया आपका
ये धरती का ऊपर का सेक्शन जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये क्रस्ट हो गया, और इसको तोड़ेंगे, जैसे हम लोग इसको खुदाई करते हैं तो जहाँ से मिनरल्स निकालते हैं तो उसको हम लोग अपर मेंटल बोलते हैं, ऊपरी परत। जैसे मिट्टी खोदते हो तो नीचे से मिट्टी निकलते हैं ना, उसको हम लोग अपर मेंटल बोलते हैं। ठीक है। काफ़ी खोदने के बाद हम लोग नॉर्मली जो खोदते पेड़ लगाने के लिए वो क्रस्ट ही रहता है। ठीक है। तो अपर मेंटल बहुत काफ़ी किलोमीटर तक रहता है क्रस्ट, उसके बाद अपर मेंटल चालू होते हैं। तो सिमिलरली क्रस्ट को भी इन्होंने 2 भागों में बताया। अपर मेंटल में 2 चीज़ें आते हैं, ओशनिक क्रस्ट भी आ जाता है आपका, ज़मीन जिस पे खड़े हैं हम लोग, और जो समुद्र का ज़मीन है वो भी क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट में, अपर मेंटल में और ओशनिक क्रस्ट के पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है। इसमें सभी धरती में जो चीज़ें, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओशंस, ये सभी जो रहते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आते हैं, जैसे कि माउंटेन्स या प्लेट्यूज या प्लेन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आते हैं, कॉन्टिनेंट में बने हुए। और ओशंस में जो चीज़ें आती हैं उसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट में गिनते हैं। ओशंस में भी आपके माउंटेन्स वगैरह रहते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओशनिक क्रस्ट इस थिनर बोल रहे हैं, ओशनिक क्रस्ट पतला रहता है आपका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों पतला रहता है, क्योंकि समुद्र तो काफ़ी गहरा रहता है ना, तो आपको इसलिए अगर गहरा समुद्र रहेगा तो उसका जो क्रस्ट है काफ़ी नीचे है, तो अपर मेंटल उसका पास में रहेगा। हमारा ज़मीन तो ऊपर है क्रस्ट। ठीक है। उसको खोदते हैं तो समुद्र तो कई किलोमीटर तक अंदर गहरा, कई बहुत डिपते रहता है समुद्र का। तो ये आपका एक ग्राफिकल व्यू दे दिया है लिथोस्फीयर का, जिसमें ये एरिया को, पहाड़ वगैरह के एरिया को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोले। ठीक है। ये पूरा सेक्शन ही लिथोस्फीयर में आता है। ठीक है। ये पूरा सेक्शन, खासकर ये जो क्रस्ट के एरिया है, ये तो पूरी तरह ही लिथोस्फीयर में आता है। ये देखिए लिखा भी हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये हो गया, और ये ओशनिक क्रस्ट हो गया, समुद्र के इलाका। ऐसे ही है ना, हम पहाड़ और ज़मीन या समुद्र, ओशनिक क्रस्ट हो गया। तो ये देखिए क्रस्ट कितना मोटा होता है, और क्रस्ट के नीचे का जो ज़मीन है वो अपर मेंटल कह रहे हैं। ये एक आपको लिथोस्फीयर के बारे में आइडिया दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वो ये एरिया होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है जो उसका मतलब होता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब होता है पानी। पानी के जितने भी एरिया है पूरे धरती पे, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर में गिनते हैं। चाहे समुद्र हो, चाहे नाला हो, नदी हो, झील हो, तालाब हो, या ज़मीन के नीचे का पानी हो, इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर में गिनते हैं। ठीक है। बोल रहे वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर में तीनों चीज़ें आ जाते हैं। सॉलिड वाटर जैसे कि आइस या ग्लेशियर्स में जो पाए जाते हैं। सेकंड होता है लिक्विड, जो पीने का पानी होता है, जिसको हम लोग ये खेती के लिए यूज़ करते पीते, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और गैस मतलब वाटर वेपर, जो भाप निकलता है। ये रिवर्स, लेक्स, सीज सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है। एक्वेरियम्स एंड रेनफॉल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हाइड्रोस्फीयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है, रेनफॉल। और धरती का 71% जो अर्थ है वो आपका पानी से घिरा हुआ है। आप दिख रहे हो ना कितना ज़्यादा नीला है, इसलिए धरती ऊपर से ब्लू दिखता है और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे। और क्या देखे थे इसमें, ओशंस के हमारे क्या था, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे ओशंस में। हाँ, ये जो एटमॉस्फेयर में जो पानी है, इसके एक स्मॉल पोर्शन ही हमारे पास इवापोरेट या प्रिसिपिटेशन से गिरता है। मतलब पानी बरसने को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। तो इवापोरेट होता है। ठीक है। पहले पानी भाप बन के उड़ जाता है, साइंस में आप लोग पढ़ते हो। फिर कंडेंसेशन होता है। ठीक है। वो जम जाता है, बादल बनता है, फिर वो जब गिरता है प्रिसिपिटेशन हो जाता है उसका, और इसका एक पोर्शन ग्राउंड वाटर के बीच चले जाता है या पत्थरों के बीच में ज़मीन के नीचे चले जाता है। ठीक है। अब आ रहे ओशंस क्या करते हैं। ओशन सबसे पहले बोल रहे हैं दे लिंक्स प्रोवाइड बिटवीन लैंड मासेस एंड कॉन्टिनेंट्स। आप देख सकते हैं लिंक बनाते हैं। हम समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह, या नदी के रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग यही है। दूसरा क्या है, वो बोल रहा है ज़्यादातर पानी जो ज़मीन में पाया जाता है वो स्नो, रेन या रेन से ही आते हैं, जो कि ओशन से ही आते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। तो गर्मी के मौसम में या साल भरी इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, ओशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी वहीं पे। तो ज़मीन में हम जो भी पानी यूज़ करते हैं वो ओशन से ही बेसिकली आते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार के लिए, इंटरनेशनल व्यापार, एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। और दे प्रोवाइड फूड, मिनरल्स एंड फ्यूल्स। जो
फूड प्रोवाइड करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश वगैरह जो समुंदर में रहते हैं उनके लिए समुंदर फूड प्रोवाइड करता है, हमको भी फूड प्रोवाइड करता है, हम भी फ़िश वगैरह खाते हैं, ठीक है। मिनरल्स मिलते हैं हमको समुंदर से कई सारे, और फ्यूल्स भी मिलते हैं, पेट्रोल या नेचुरल गैस भी हम निकालते हैं। ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब एक रिकैप में इसको भी देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब है हवा का एरिया, ये एरिया, ये देखिए ये एरिया को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये धरती के ऊपर का हवा का एरिया पूरा, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में बोल रहे हैं कि 5 लेयर रहते हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हवा का एरिया ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट होता है, हवा धरती को एक चादर जैसे घेर के रखते हैं। ये देखिए, इसको गोल कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए, तो ये चादर से ऐसे घिरा हुआ रहता है धरती हमारा ऐसे, ठीक है, ब्लैंकेट से, ठीक है। और एयर में कई तरह गैस रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं और पानी के भाप रहते हैं। एयर में नाइट्रोजन गैस 78% रहता है, ऑक्सीजन 21, आर्गन या अदर गैसेस मिला के 1% रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, ऐसे कई तरह के गैस पाए जाते हैं। और जितने भी चेंजेस होते हैं, दिस गैस काफ़ी लाइफ सपोर्टिंग गैस होते हैं। और चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये गैसेस में जब चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में जब चेंजेस होते हैं, तो हमारा वेदर या क्लाइमेट चेंज हो जाता है। होता है ना, गर्मी में गर्मी, बरसात, अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया है, रेनी सीजन है अभी, ठीक है। तो ये हवा के कारण ही होता है। और ये हवा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन को हम लाइफ सपोर्टिंग है, ऑक्सीजन बिना हम जी नहीं सकते, CO2 बिना का फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपने फूड प्रोडक्शन नहीं बन कर सकते, या फिर नाइट्रोजन के बिना कोई भी चीज़, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, हमारा जो एज के साथ ग्रोथ होता है या हमारा बोन्स को जो स्ट्रॉन्ग रहता है, या हमारा कार्बन या नाइट्रोजन के लिए हमारा ग्रोथ होता है, और कार्बन कोई भी चीज़ को शेप देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। साइंस में ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। अब हो रहा है एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। पहले नीचे से चालू करते, आप यहाँ खड़े हो, पहला लेयर बोल रहे हो ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बोल रहे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पे आप खड़े हैं धरती पे। और ये देखिए एक हवाई जहाज़ का फोटो दिया हुआ है, जस्ट जहाँ से आप लोग देखते हैं ना हवाई जहाज़ उड़ रहा है एकदम उतना लेवल तक, मतलब धरती से 15 किलोमीटर ऊपर तक, यहाँ से हम लोग का ऊपर जाए तो 15 किलोमीटर ऊपर तक जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ता है, हवाई जहाज़ जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर से उड़ता है, ऊपर से उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर नहीं उड़ता, ऊपर से उड़ के जाता है, ठीक है। तो ये एरिया आपका ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में बोल रहे हैं जितने भी क्लाइमेटिक ये चेंजेस होते या लाइटनिंग या थंडरिंग, रेनफॉल, ये जितने भी बादल गरजते, बरसात होते, एटमॉस्फेयर, हवा चलते, सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन में होते हैं, या सबसे ज़्यादा कुल मिला के हवा इसी पोर्शन में। इसके ऊपर जाएंगे, हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फेयर से क्यों चलता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में हवा कम रहता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स रहते हैं, इसको जब पढ़ाऊँगा तब आप समझेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ये रहता है आपका एक्टिविटीज़ होते हैं, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़। और इसके बारे में कुछ नहीं और ज़्यादा नहीं बोल रहा। अब मैप को इसको मैं ड्राइंग में करने बोला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। 8 से 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर रहता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर रहता है, उसके ऊपर मेसोस्फेयर रहता है, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर रहता है, ठीक है। तो सेक्शंस के ऊपर रहता है, ठीक है। और एक्सोस्फेयर 10,000 किलोमीटर, धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर एक्सोस्फेयर। यहाँ पे आप चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे तो हम धरती के ग्रेविटी से बाहर हो जाएंगे, फिर हम धरती पे कभी नहीं लौट पाएंगे, हम आसमान में ही घूमते रह जाएंगे, स्पेस चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हवा के 5 लेयर। और बोल रहे एटमॉस्फेयर से हमको क्या मिलता है, हमको तो अर्थ हमको स्पेस डेब्रिज से बचाता है। ये जो लोएस्ट ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ठीक है। स्पेस डेब्रिज मतलब आसमान से जैसे हम देखते हैं ना शूटिंग स्टार गिरता है, पत्थर, ठीक है, वो शूटिंग स्टार क्या होता है, पत्थर होता है। एक्सोस्फेयर में घुसते हैं, यहाँ तो हवा रहता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत ही कम हवा रहता है, बहुत ही कम, हम तो जी नहीं सकते वहाँ। तो ये एटमॉस्फेयर से वो हवा जैसे स्पेस डेब्रिज कोई भी पत्थर घुसता है तो वो धीरे धीरे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जैसे जैसे नीचे आता रहता है, वो घिसते चले आता है। जब ट्रोपोस्फेयर में आ जाता है तो उसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और
दूसरा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हवा के कारण स्पीड बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, और हवा के कारण वो भी हम लोग साइकिल या गाड़ी चलाते हैं तो जोर से हवा बहता है तो हमको लगता है ना कि हमको साइकिल को लहरा रहा है या धक्का मार रहा है हवा, तो हवा में बहुत पावर रहता है। तो ये पत्थर जो रहते हैं वो हो जाते हैं, वो बेहद गर्म हो जाते हैं और लास्ट में जाके वो या तो टूट जाते हैं या उसमें आग लग के वो जल जाते और छोटे 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 टुकड़े होके गिर जाते। तो उन्हीं टुकड़े जब हमको गिरते तो हमको लगता है शूटिंग स्टार, इसी को हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा। ठीक है, एक्चुअली वो पत्थर के टुकड़े रहते हैं। तो इससे हमको बचाता है, नहीं तो दुनिया में डेली कई हज़ारों पत्थर गिरते हैं जो कि हमको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है करके, अगर हम एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ये पत्थर हमारे सर में आके गिरेगा सीधा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शोरिंग हीट एंड हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन से कई तरह के रेज निकलते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। तो और हीट, सन का बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी में कितना हीट रहता है देखिए। तो अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहा, पूरा सन का रेज गर्मी डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरेगा, ये हवा इसको रोक नहीं पाएगा एटमॉस्फेयर। और अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारी धरती में घुस गया तो धरती की जो भी चीज़ें रहे, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, खासकर लिविंग चीज़ें, सब चीज़ जल जाएंगे, पानी गायब हो जाएगा और हम जल जाएंगे, तो हमारा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मंगल ग्रह में हुआ था। मंगल ग्रह में लेटेस्ट रिसर्च से यही पता चलता है कि अल्ट्रावायलेट रेज हुआ, उनका एटमॉस्फेयर, मंगल ग्रह में एक टाइम में एटमॉस्फेयर था, पानी था, सब कुछ था, लेकिन ये एटमॉस्फेयर धीरे 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 उनका गायब हो गया और पूरा अल्ट्रावायलेट रेज आ गया। तो मंगल ग्रह में अभी कोई जान नहीं है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के कारण होता है। तीसरा चीज़, इज मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ये टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करता है, मॉडरेट, चेंज करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है कुल मिला के ये एटमॉस्फेयर। इट मेक्स द वाटर साइकिल पॉसिबल। इसी के कारण वाटर साइकिल, जो ये वाटरफॉल, रेनफॉल जो होता है ना, रेनफॉल वगैरह होता है, इवापोरेशन लेके प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर ओनली। एट इनेबल्स टू हियर साउंड्स बिकॉज एयर एक्ट्स एज ए मीडियम। और तो ये पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये साउंड वेव को ट्रांसलेट करता है, जिसके कारण हमको, हवा के कारण ही हमको दिखाई भी देता है लाइट के थ्रू। लाइट हमारे आँख तक पहुँचता है हवा के माध्यम से, और साउंड भी हमारे माध्यम, हवा के माध्यम से वेव के थ्रू हमको, हमारे कानों तक पहुँचता है, तो हमको सुनाई भी देता है। अब ये आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बता दिया। लास्ट होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर तीनों को मिला के, प्लस एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फीयर, मतलब हवा, पानी और ज़मीन, तीनों मिला के जो एरिया होता है उसको हम लोग बायोस्फीयर में गिनते हैं। तो ये एक नैरो जोन ऑफ लाइफ है। जोन ऑफ लाइफ मतलब तीनों एक दूसरे को डिपेंडेंट है, और एक नैरो जोन है जो कि समुद्र की गहराई, अगर समुद्र के 11,000 मीटर गहराई से लेके हाईएस्ट माउंटेन्स, जो कि 9,000 मीटर हाईएस्ट माउंटेन, हमारा धरती में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट से लेके, सबसे ऊंचा माउंटेन से लेके, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का इतना ही हाइट है, 9,000 के आसपास। तो इतने हाइट से लेके समुद्र का सबसे ज़्यादा गहरा जो गड्ढा है समुद्र के अंदर, वो 11,000 मीटर का है। वहाँ से लेके ऊपर से लेके, सबसे ऊपर माउंटेन से लेके सबसे गहरा गड्ढे तक हमारा क्या रहता है? सी लेवल तक हमारा बायोस्फीयर रहता है। तो बायोस्फीयर में सब चीज़ आ जाता है। ये एक फ़ोटो दिया हुआ है ग्राफिकल, एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक बार और रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर काफ़ी मैं पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए रिकैप करवा दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट मिस किए प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। दूसरी चीज़ होता है इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन कैसे होता है? ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो रहता है, ठीक है, फिजिकल मतलब एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल मतलब बायोटिक, मतलब लिविंग थिंग्स। इनमें इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से मिलके काम करते, ठीक है, इसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बायोस्फीयर। फोर्थ इंपॉर्टेंट डोमेन है, एरिया है अर्थ का। इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। लाइफ इन बायोस्फीयर इज डिपेंडेंट ऑन सॉयल, वाटर, एयर, हीट ऑफ सन एक्सेट्रा। तो बायोस्फीयर में हमारे यहाँ पे अगर पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा या ज़मीन नहीं रहेगा तो हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो हमारे, या सनलाइट नहीं रहेगा तो जी सकते? नहीं जी सकते। तो लिविंग थिंग्स तभी जी पाते हैं जब बायोस्फीयर में नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हो, जैसे कि हवा, पानी या मिट्टी, ठीक है, या सनलाइट। तो
जिसके कारण ये बायोस्फीयर पूरा बनता है। ये बायोस्फीयर में सब चीज़ आ जाता है, देखिए ऊपर से लेकर देखिए समुद्र तक, ठीक है। तो ये तीनों जो डिफरेंट डोमेन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है, सभी एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड है, ठीक है। एक इसमें से सभी इंटरलिंक्ड है और ये सब मिलके बायोस्फीयर बनाता है। द बायोस्फीयर वो जगह होता है, इज द जोन ऑफ interaction where all living organism, the producer, consumer and decomposer are interdependent। तो बायोस्फीयर वो एरिया होता है जहाँ सभी चीज़ें, जो प्रोड्यूसर होता है जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूसर होता है, प्लांट्स हमको खाना देता है। कंज्यूमर्स मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं प्लांट्स के, कंज्यूम करते हैं। एंड डिकम्पोजर्स, जो कि कोई भी जानवर या पेड़ वेड़ सड़ जाते हैं तो धीरे से कहाँ डिकम्पोज हो जाता है, ज़मीन के नीचे, या बैक्टीरिया उसको सड़ा देता है, खा लेता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। या कोई एनिमल्स, जैसे जंगल में कुछ मर जाता है तो चील, कौवा ये सब खा जाता है, ये सब डिकम्पोजर्स में आते हैं। तो इनमें सभी चीज़ आ जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब आते हैं इन सभी चीज़ों को मिला के हमारा इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कम्युनिटी होता है जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर एंड लैंड, और लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, सभी इंटरडिपेंडेंट रहता है। इकोसिस्टम is formed by the interaction of the living organism with each other as well as abiotic physical environment in which we live। a few example of ecosystem। तो ये चीज़ को भी हम लोग समझ लेते। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स होता है, एयर, लैंड और वाटर भी होता है। अन लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम तभी बन सकता है जब फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जुड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेस्ट बनता है, दोनों चीज़ रहते हैं फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में भी दोनों चीज़ रहते हैं और ग्रासलैंड में भी दोनों चीज़ रहते हैं। तो इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम फॉर्म वेयर सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड। कोई भी इकोसिस्टम तभी बन पाता है जब उसमें सनलाइट आता है, सोलर एनर्जी। कोई जगह पे सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो वहाँ इकोसिस्टम नहीं पनप पाएगा। ना तो नॉन लिविंग थिंग्स तो रह सकते हैं लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सनलाइट पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तो सर्टेन इकोसिस्टम में दोनों चीज़ आता है, फ्लोरा भी आता है, फौना भी आता है, मतलब प्लांट स्पीसीज भी आता है। प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स से अलग अलग टाइप के जानवर, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दोनों आते हैं। देयर साइज़, उसके साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एक तालाब में या एक बड़े से जंगल में, जैसे कि अमेज़न के जंगल, जहाँ पिक्चर में देखते हैं ना आप लोग, कार्टून में या पिक्चरों में, मूवी में, जहाँ एनाकोंडा मिलता है, या सुंदरबन हमारा एरिया जो एक रेन फॉरेस्ट टाइप का है, गहरे घने जंगल। तो छोटे से तालाब में अलग अलग साइज़ के मछलियाँ पाए जाते हैं और बड़े से जंगल में भी, बड़े बड़े नदियों में, बड़े बड़े तालाब में अलग अलग टाइप के मछलियाँ या जानवर पाए जाते हैं। बोल रहे लार्ज इकोसिस्टम है स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेशन सच एज टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन ईच टाइप ऑफ वेजिटेशन प्लांट्स देयर देमसेल्व्स इन देयर एनवायरनमेंट। बोल रहे लार्ज इकोसिस्टम, ये एक पिक्चर दिया हुआ है इकोसिस्टम का, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पॉन्ड। एक पॉन्ड में क्या क्या मिलता है? एक पॉन्ड में बहुत कुछ मिलता है, बैक्टीरिया मिलता है, ये देखिए ये सब प्रोटोजोआस मिलते हैं, ये सब साइंस में आप लोग पढ़ोगे। ट्रीज़ रहता है प्लांट्स, पॉन्ड्स के आसपास प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स रहते हैं, एयर तो रहते ही है पॉन्ड में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें रहते हैं एक पॉन्ड में भी। तो बड़े वेजिटेशन से क्या समझते हैं? लार्ज इकोसिस्टम में मतलब भी हो रहा है जैसे कि बड़े जंगल, अमेज़न के जंगल या सुंदरबन हमारे इंडिया में, वहाँ एक ख़ास तरह का जानवर ही पाया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन। स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन मतलब एक ख़ास तरह का पेड़ पाया जाता है जिसके कारण वहाँ का पेड़ के नाम पे उसका सुंदरी पेड़ पाया जाता है। तो इसलिए वो पेड़ और कहीं नहीं पाया जाता, वही जगह पे पाया जाता है, इन दैट फॉरेस्ट ओनली, जिसके कारण उसका नाम सुंदरबन है। और एक खास तरह का जानवर पाया जाता है, कौन सा जानवर? रॉयल बंगाल टाइगर। उसी तरह टुंड्रा वेजिटेशन जैसे कि रशिया का इलाका या नॉर्थ पोल, आप डिस्कवरी चैनल में देखते हो, वाइट भालू जो रहता है, वो वाइट भालू सिर्फ पोलर रीजन में ही पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में,
जो कि नॉर्थ पोल के पास है। या फिर आप पेंगुइन्स देखते हो, पेंगुइन्स सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज वेजिटेशन है, हर जगह पेंगुइन्स पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते, सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। या फिर अफ्रीका के जो जंगल आप डिस्कवरी देखते हो, कई सारे जानवर जो सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, या कुछ पेड़ जो सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, या हिमालयन पर्वत में कुछ खास तरह के मेडिकल प्लांट्स मिलते हैं जिसका मेडिसिन में यूज़ करते हैं, वो हिमालय पर्वत में ही पाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं लार्जर इकोसिस्टम। एक खास जगह पे एक खास तरह का पेड़ या जानवर या एक खास तरह का लैंड टाइप बना रहना एक खास पैटर्न में, या डेजर्ट बने रहना, इसको हम लोग इकोसिस्टम के एक वेजिटेशन के रूप में देख सकते हैं, चाहे वो छोटा सा तालाब ही क्यों ना। अब ये बोल रहा है, इसमें नेक्स्ट चीज़ और क्या बोल रहा है कि बायोस्फीयर में डिस्टिंक्ट अलग अलग रीजन्स रहते हैं जिसको हम लोग बायोमीज कहते हैं, एक्वेटिक लाइफ जोन्स कहते हैं। बायोमी इज ए लार्ज इकोलॉजिकल कम्युनिटी सच एज फॉरेस्ट, ए डेजर्ट और ए ग्रासलैंड। तो बायोमी क्या बोल रहे हैं? जैसे कि बड़े चीज़ रहते हैं, जैसे कि बड़ा सा जंगल, इकोलॉजिकल कम्युनिटी में एक बड़ा सा जंगल, एक डेजर्ट या बड़े से ग्रासलैंड को हम लोग बायोमी कहते हैं। एंड एक्वेटिक लाइफ जोन इज वाटर बेस्ड रीजन वेयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज रिवर, लेक एक्सेट्रा। एक्वेटिक लाइफ जोन में पानी के एरिया में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि रिवर्स आते हैं, लेक आते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक लाइफ जोन में। तो बायोस्फीयर में डिफरेंट रीजन्स रहते हैं। एक रीजन रहते हैं बायोमी जहाँ पे बड़े इकोलॉजिकल, जैसे कि एक डेजर्ट हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया, ज़मीन का इलाका हो गया, घास के इलाके, और एक्वेटिक जो पानी का इलाका है उसको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बोल रहा है कि ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और कोई भी चीज़ अगर बायोटिक एनवायरनमेंट में चेंज होता है एबायोटिक एनवायरनमेंट में, तो उसका सीधा सीधा असर बायोटिक एनवायरनमेंट में पड़ता है। और कई सारे स्पीसीज़ नंबर्स या टाइप्स स्पीसीज़ के अल्टर्ड हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं अगर हमारा क्लाइमेट में किसी तरह से चेंज हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन अर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन इट्स, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड, अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स जो पाए जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये पैराग्राफ का मतलब इतना ही बोल रहा है, पूरा समझोगे कि स्पीसीज़ मतलब प्लांट और एनिमल स्पीसीज़। अगर एबायोटिक एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है, मतलब किसी तरह का क्लाइमेटिक चेंज होता है, मान लो सनलाइट का आना गायब हो गया, ये एयर मिलना बंद हो गया, तो हम लोग जी पाएंगे बायोटिक एनवायरनमेंट के में? नहीं। आप लोग को कॉमन एग्जांपल देता हूँ, डायनासोर्स कार्टून में देखते हो, बहुत स्टोरीज भी सुने हो, पिक्चर भी शायद देखे होगे इसके ऊपर। डायनासोर धरती में पाया जाता था, लेकिन धरती में कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, कुछ ऐसी घटनाएँ हुए, स्पेस डिब्रीज आके गिरे धरती में, जिसके कारण डायनासोर धरती से गायब हो गया। इसी तरह कई सारे जानवर पहले पानी के नीचे पाए जाते थे, अब पानी के ऊपर पाए जाते हैं। कई सारे मछलियाँ हैं, ठीक है, जो लैंड में भी चल सकते, जी सकते, जो पानी में तो जी सकते। तो दिस इज़ द रीज़न, कोई भी चेंज होता है या इंसान का बंदर से इंसान बनना ही क्लाइमेटिक चेंज के कारण ही हुआ है। अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे चेंज हुए कि उस टाइम के जो बंदर थे उनको मजबूरन ज़मीन में आके चलना पड़ा और धीरे धीरे वो इंसान बन गए, ठीक है। तो यही चेंज अगर कोई भी चीज़ में अगर चेंज होता है एबायोटिक में, नॉन लिविंग थिंग्स में, क्योंकि जंगल सूख गए थे तो खाने के लिए बंदरों को कुछ नहीं मिलता रहा था, तो उनको पेड़ से उतरना पड़ा, ज़मीन के रास्ते आना पड़ा, ज़मीन में चलना पड़ा और ज़मीन से खाना लेना पड़ा। नॉर्मली बंदर क्या करता है? पेड़ से उतरता है, ज़मीन के नीचे फल लेता है और भग जाता है, पेड़ के ऊपर जाके खाता है, ऐसे ही करता ना। लेकिन अगर बंदरों को खाना ही नहीं मिले दूर दूर तक, तो उनको मजबूरी में पेड़ सूख जाएगा, तो खाना कहाँ से मिलेगा? तो इंसान इसी तरह, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंसान इसी तरह बना है, इंसान का बर्थ, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें समझा रहा है। चलिए, ये इतना तो मैं आपको जस्ट ब्रीफिंग दे रहा था जो चैप्टर को हम लोग पढ़े। होप आप लोग को समझ में आया होगा। रेस्ट इन नेक्स्ट, ये वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।